नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी आईटीआई के एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए और हमारे इस पूरी सीरीज़ के साथ जुड़े रहें। हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं वर्ष 2021 और 22 में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस के बारे में। जनवरी 2022 में, फरवरी 2022 में जो आईटीआई इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम हुए थे उनमें सबसे अधिक बार पूछे जाने वाले इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के प्रश्नों पर हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। हमारे साथ आप इन सभी वीडियोज़ को ज़रूर देखें। कम से कम 4 से 5 वीडियो हम आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं। आप हमारे इन 5 वीडियो को ज़रूर देखें। आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी आईटीआई एग्ज़ाम 2022 के नाम से। उस प्ले लिस्ट में ये 5 या 6 वीडियो जितने भी होंगे सभी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। मोस्ट प्रश्न है, पेपरों में लगभग आते हैं। आइए ज़रा हम सवालों से शुरू करते हैं और एक एक करके आपको सभी क्वेश्चंस के हम पूरी तरह से एक्सप्लेन करके उत्तर भी बताएंगे। वैसे तो दोस्तों, आपको आगे बढ़ने से पहले बताऊं कि हमारा ऐप डाउनलोड ज़रूर करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कीजिए, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दोस्तों, आईटीआई के एग्ज़ाम पेपर जनरली जो निमी की असाइनमेंट पीडीएफ है उन्हीं में से आती है, लेकिन फिर भी आप इन सेलेक्टेड प्रश्नों को अच्छे से पढ़ करके जाएं, क्योंकि पूरा पेपर जो है वो आपको इन्हीं में से देखने को मिलेगा। आइए ज़रा शुरू करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि जो ज्वारीय शक्ति स्टेशन होती है उसमें बैराज क्यों बनाया जाता है। ज्वारीय को इंग्लिश में टाइडल बोलते हैं। टाइडल पावर सिस्टम जो होते हैं ना, उनमें बैराज किसे बोलते हैं दोस्तों? बैराज बोलते हैं पानी को कंट्रोल करने के लिए। जो हमारी खाड़ी होती है ना, उसके एंट्रेंस में पानी को कंट्रोल करना। आपको इस प्रश्न का उत्तर सी करना है। चलिए इधर से आपको 198 भी बताते हैं। ये पेपरों में आए थे। 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें पूछे गए प्रश्न है ये। पारंपरिक बिजली उत्पादन पर गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन का नुकसान क्या है? देखो, परंपरागत में आता है जैसे कोयला हो गया, न्यूक्लियर हो गया। गैर परंपरागत में आते हैं जैसे विंड हो गया, सोलर हो गया, ये सब। तो इनकी एक कमज़ोरी क्या है? इनकी कमज़ोरी है कि ये बेस लोड डिमांड के लिए काम में नहीं आ सकते। 2 तरह के प्लांट होते हैं, पीक लोड और बेस लोड। तो ये केवल पीक लोड की श्रेणी में आते हैं, यानी बेस का मतलब है कि ये स्थायी नहीं होते हैं। कभी भी जैसे मान लो मौसम ख़राब हो गया तो फिर सोलर सिस्टम काम नहीं करेगा। एयर अगर प्रॉपर नहीं चल रही है, वायु सही नहीं है, तो हमारा विंड पावर प्लांट जो है, पवन ऊर्जा, वो भी सही से काम नहीं करेगा। आगे दोस्तों 195 नंबर क्वेश्चन भी सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ था पेपर में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और 199, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, पेपरों में आए भी थे। ये पूछ रहा है कि स्टीम पावर प्लांट में फ्लू गैस से फीड वाटर को गर्म करना है तो इसके लिए इकोनोमाइज़र होता है। ठीक है, फ्लू गैस में जो पानी होता है उसमें फीड वाटर जो जिसको बोलते हैं, जो बॉयलर की तरफ जाता है, उस पानी को गर्म करने के लिए इकोनोमाइज़र, हिंदी में इसको मित पियोजक बोलते हैं। ठीक है। और 199 भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि पवन ऊर्जा उत्पादन जो होता है उसका मेन नुकसान क्या है। तो ये तो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि ये बेस लोड के काम नहीं आ सकते। डी उत्तर होगा कि पवन ऊर्जा नियत और स्थिर नहीं है, स्टेबल नहीं है। मैंने बताया ना, अगर मौसम सही नहीं है तो फिर ये प्रॉपर काम नहीं करेंगे। ठीक है। और 200 नंबर क्वेश्चन भी पेपर में आया हुआ है। ज्वारीय शक्ति उत्पादन में टरबाइन का काम क्या है? तो टरबाइन ही तो है जो स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है, जिससे टरबाइन चलती है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था ये इंसुलेटरों वाला, 210 नंबर क्वेश्चन। ये तो बहुत ही बार रिपीट हुआ था कि कौन सा इंसुलेटर दिखाया है। ठीक है, तो ये सेकल इंसुलेटर है। आप इसका डी उत्तर करना। और ये तो ऑफलाइन पेपर हुए उनमें भी आया था, और सीबीटी एग्ज़ाम हो रहे हैं तो सबसे ज़्यादा यही आ रहा है। और 211 नंबर क्वेश्चन भी आ रहे हैं कि ये कौन सा इंसुलेटर है? तो इसको हम सस्पेंशन इंसुलेटर बोलते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ लाइन का कंडक्टर है और यहाँ टावर है,
नीचे की तरफ लटकता है, इसलिए इसको सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर बोला जाता है। इधर से 207 नंबर क्वेश्चन भी सबसे ज़्यादा बार आया था, क्योंकि दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं एक दिन में 3 बार पेपर होता था, 3 शिफ्ट हुआ करती थी, सुबह 9 से 11, फिर 12 बजे से 2 बजे तक, और फिर शाम को 3 बजे से 5 बजे तक। और कई दिन एग्ज़ाम चले, फेज़ में एग्ज़ाम होते हैं, इसलिए क्वेश्चन सब तरह के क्वेश्चन आते थे पेपरों में। इंसुलेशन रेजिस्टेंस पूछा है तो 1 मेगा ओम से अधिक होना चाहिए। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होगी क्या। बी उत्तर इसका सही रहेगा। 208 नंबर क्वेश्चन का भी आया था, डाइवर्सिटी फैक्टर का विविधता गुणांक क्या है। ए ऑप्शन इसका भी सही है। मिनिमम एक्चुअल लोड बटे इंस्टॉल लोड, न्यूनतम वास्तविक भार कितना है और स्थापित भार कितना है, ये प्रश्न भी आया। 209 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि घरेलू उपभोक्ता के लिए एसी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में वोल्टेज कितनी है। तो घरेलू उपभोक्ता के लिए 415 और 240 वोल्ट जो है ये सबसे ज़्यादा उपयोग हुई वोल्टेज है। ठीक है, ए उत्तर सही रहेगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं पेपरों में, यही मैं बता रहा हूँ। इस इंसुलेटर का नाम भी पूछा और इस जॉइंट का नाम भी पूछा। तो ये जो इंसुलेटर है ना, ये पिन इंसुलेटर है और एक ही शेड है इसमें, तो डी उत्तर होगा। सिंगल शेड पिन इंसुलेटर है, इसका डी उत्तर कर देना। और ये है ओवरहेड लाइन में एल्यूमिनियम के चालकों पर जॉइंट लगाना। तो ये जॉइंट वाला जो है इसको बोलते हैं, ये देखो यहाँ से स्लीव जो है, इस स्लीव को यहाँ से दबाया हुआ है, इसलिए इसको बोला जाता है कंप्रेस जॉइंट। ठीक है, मतलब दोनों एंड से एल्यूमिनियम की स्लीव डाल दी और स्लीव को बाद में क्या किया, कंप्रेस कर दिया। ठीक है, और आगे प्रश्न पूछ रहा है कि क्या कारण है जो एसी की तुलना में डीसी ट्रांसमिशन में चालक में धारा पूरे एक समान रूप से प्रवाहित होती है या फ्लो होती है, तो वहाँ डीसी में कोई स्किन इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि त्वचा प्रभाव के कारण जो है वो प्रभावी प्रतिरोध में परिवर्तन आता है। और 217 नंबर क्वेश्चन भी आया, एसीएसआर में स्टील के तार का उपयोग क्यों करते हैं बीच में। पूरा नाम है एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। तो ये जो बीच में स्टील वाला है ये क्या करता है, तार की यांत्रिक सामर्थ्य को बढ़ाता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाने का काम करता है। सी उत्तर इसका आपको सही कर देना है। उसके बाद 218 नंबर प्रश्न कि कौन सी एसी ट्रांसमिशन सबसे ज़्यादा काम में लेते हैं। तो भारत में एसी का प्रसारण 3 फेज और 3 वायर के रूप में ही होता है, ध्यान रखना। चाहे प्राइमरी ट्रांसमिशन हो चाहे सेकेंडरी ट्रांसमिशन हो, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन भी 3 फेज 3 वायर का ही होता है। केवल सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 3 फेज 4 वायर प्रकार का होता है। अगला प्रश्न 220 नंबर आया था दोस्तों पेपरों में, सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ था कि जो इंसुलेटर है उसकी बाइंडिंग वायर जो होती है वो बहुत ज़्यादा टाइट क्यों रखते हैं। इंसुलेटर, जैसे मैं आपको पिन इंसुलेटर का एग्जांपल दूं, मान लीजिए कि ये पिन इंसुलेटर है सिंगल शेड वाला। ठीक है, तो यहाँ पर जब वो वायर गुजरती है ना, तो इस तार को यहाँ बांधा जाता है, तो ये इंसुलेटर के बिल्कुल नज़दीक होती है और पूरी तरह से टाइट होती है। इसका कारण ये है कि अगर ये वायर लूज होगा ना, तो इंसुलेटर यहाँ स्पार्किंग करेगा और इंसुलेटर पंचर हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। इसलिए स्पार्किंग को अवॉइड करने के लिए उसको बिल्कुल पूरी तरह से टाइट बांधा जाता है। और एसीएसआर तार सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है, ये भी पूछा था। ठीक है, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन जो होती है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन जो होती है, उनमें सबसे ज़्यादा उपयोग कौन सा तार काम में लेते हैं, तो एसीएसआर है। एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स जो है वो सबसे ज़्यादा अपन उसमें काम में लेते हैं और ये पेपर में पूछे गए थे प्रश्न। और अगला जो प्रश्न है ये है 232 नंबर। क्या कह रहा है, लीकेज करंट से प्रोटेक्शन के लिए कौन सा सर्किट ब्रेकर काम में लेते हैं। नाम से ही पता लग रहा है ELCB आएगा, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये पेपर में पूछा गया था, बार बार आया था। लगातार जैसे पेपर हुए तो उनमें लगातार ही आया था। 233 नंबर भी आया, सप्लाई कट ऑफ हो जाने के बाद भी रिले कौन सा है जो अपने संपर्क को बनाए रखता है, जिसको बोलते हैं लेचिंग रिले। शॉर्ट में इसको लेच रिले भी बोलते हैं। जैसे NO है तो NO ही रहेगा और NC है तो NC रहेगा। और अगला जो दोस्तों प्रश्न पूछा गया वो इस ब्रेकर वाला, ये भी कई बार आया।
पूछा कि आपको एक सर्किट ब्रेकर चित्र में दिखाया गया है, तो देखो तीनों फेजों के 3 पोल आपको दिखाए गए हैं। थोड़ा ध्यान से अगर आप देखें तो हर बुक में डायग्राम आपको मिल जाएगा। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर यही तो होता है, ठीक है। और उसके बाद देखिए क्वेश्चन, ये तो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ, हर पेपर में आया था, सर्किट ब्रेकर की रप्चरिंग कैपेसिटी किस में होती है। टूटने की क्षमता लिखा है हिंदी में, तो इंग्लिश में रप्चरिंग कैपेसिटी बोलते हैं। दरअसल हिंदी में इसको विदारण क्षमता बोलते हैं, और रप्चरिंग कैपेसिटी वो होती है जिसे दोषयुक्त स्थिति में एक सर्किट ब्रेकर सहन कर गया हो, वह अधिकतम शक्ति रप्चरिंग कैपेसिटी कहलाती है, और ये MVA में होती है, मेगा वोल्ट एम्पियर में। आगे दोस्तों प्रश्न ये भी पूछा, AC DC दोनों पर जो रिले काम कर सकती है वो रिले निम्न में से कौन सी है। उसको इम्पल्स रिले बोलते हैं, आवेग रिले बोलते हैं इसको। AC DC दोनों पर ये आराम से काम कर जाती है। इसका भी पेपर में क्वेश्चन आया था। और एक इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया MCB का प्रकार, कि G सीरीज MCB किस में होती है। तो आपको मैं बता दूं, G सीरीज MCB जो है वो मोटर में होती है। अब यहाँ पर मोटर देखो केवल AC में ही होती है, और ओवन और गीजर जो है ये हीटिंग एलिमेंट वाले हैं, ठीक है। तो हीटिंग एलिमेंट वाले जो है इनमें L सीरीज MCB होती है, और ये फिक्स है आंकड़े, इनको आप याद रखें, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और आगे जो क्वेश्चन पूछा गया 183, किस प्रकार का बिजली संयंत्र सबसे अधिक कुशल है, मतलब मोर एफिशिएंट कौन सा है। सबसे ज़्यादा इफेक्टिव जो है ना वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक को मानते हैं, जल विद्युत उत्पादन या पन बिजली भी बोलते हैं इसको अपन, ठीक है। और हाई हेड के लिए कौन सी टरबाइन काम में लेते हैं, तो इम्पल्स टरबाइन आएगा। वैसे इसमें ऑप्शन नहीं है, नहीं तो पेल्टन व्हील टरबाइन भी आता है, ठीक है। पेल्टन व्हील टरबाइन बोल सकते हो, या इम्पल्स टरबाइन इसको बोला जाता है। सबसे ज़्यादा यही काम में लेते हैं। और परमाणु रिएक्टर में कंट्रोल रोड के रूप में तो वो जो है कैडमियम की होती है। कैडमियम के अलावा कंट्रोल छड़ जो है वो बोरोन की भी होती है। बोरोन और कैडमियम में से आपको कोई भी ऑप्शन मिल सकता था, आप कर सकते थे यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस सीरीज़ का ये हमारा पहला वीडियो था। आपको कंप्लीट 5 से 6 वीडियो में हम ये सारे प्रश्न उपलब्ध करवा देंगे। हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अभी आप अगर सारे वीडियो देखने के बाद भी जुड़ते हैं तो भी सभी वीडियोज़ को आप ज़रूर देखिएगा। चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, ऐप डाउनलोड ज़रूर करें।